जय हिंद दोस्तों। आज हम 9th एंड 10th फरवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। देखिए वीडियो आज थोड़ी लेट हो रही है, आई नो, बट कल से हम ध्यान रखेंगे इसका। चलिए, सबसे पहला आपका 2024 का क्वेश्चन था। पूछ क्या रहा था? बैंकिंग रिलेटेड बात। ये देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के आंसर अलग अलग हैं, बट जब तक हम पढ़े हैं यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है कि भाई एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की एक्सेस होती है या नहीं होती है। यहाँ से देखो, हल्का सा हमें ध्यान रखना है कि भाई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, जिसके अंदर हमारा आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो एनबीएफसी डेफिनेटली एक्सेस कर सकती है। ठीक है, कौन सा नहीं होता है? तो भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है ना, वहां पे नहीं होता है। बट एलएफ तो बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पे लिखा भी क्या था? कैन। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये बताया कि भाई नहीं 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 कर सकती है, जनरली नहीं कर सकती है, बट ये गलत है। यहाँ से सिर्फ कैन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली कर सकती है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा तीसरा तो वैसे ही है। दूसरे में क्या था कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जी सेक में इन्वेस्ट करते हैं। यस भाई, डेफिनेटली करते हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस कैन प्रोवाइड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर डेट। यस, स्टॉक एक्सचेंज का काम ही वही है कि किसी भी चीज की ट्रेडिंग के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना। एक्सचेंजेस है ये, तो एक्सचेंजेस किसी प्लेटफॉर्म में ही होते हैं। तो यस, तीसरा भी सही है। अब अगेन आई वुड से, अगर आपने मनी एंड बैंकिंग का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। हमने उधर सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं। तो भाई तीनों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे, 1, 2 एंड 3। बाकी अभी 24 का है, देखते हैं यूपीएससी क्या सोचता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि हर एक स्टैटिक बुक में ये लिखा ही हुआ है कि भाई एडजस्टमेंट फैसिलिटी एनबीएफसी एक्सेस कर सकती है। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है कि अगर बैंक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो नीचे में से क्या नहीं करेगी। देखो ऐसे क्वेश्चन होता है ना, वहां पे दिमाग थोड़ा सा हमारा सुन्न हो जाता है कि काम नहीं करता है ठीक से, कि भाई क्या नहीं करेगी, क्या करे। तो क्या करना है, ये नहीं को हमें रिमूव कर देना है, दिमाग में रिमूव कर देना है, कि ऐसा सिर्फ समझो कि अडॉप्ट की है एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो क्या करेगी, इसको सिर्फ पकड़ते हैं। ठीक है, और नीचे मार्क करते हैं कि भाई सीआरआर कट करेगी, एसएलआर कट करेगी, यस करेगी। फिर क्या इंक्रीज करेंगी एमएसएफ रेट को? नहीं, एमएसएफ रेट अगर वो इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में ज्यादा, मतलब वो तो बैंक भी इंक्रीज कर देंगे। तो जो एमएसएफ इंक्रीज करने का बात है वो आता है कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी में, तो मतलब ये नहीं करेंगे। फिर आगे कट करेंगे रेपो रेट और बैंक रेपो रेट, यस सही बात है। अभी हम अपने आंसर को पकड़ते हैं। क्या बोला था कि क्या नहीं करेंगे, तो देखो इसमें से क्या नहीं आया, एक ही आया, ओनली 2। तुम्हारा आंसर है ओनली 2। ठीक है, तो इससे आप अपने दिमाग को इजी प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम में ज्यादा आप सोचोगे तो दिमाग घूम जाएगा। फिर चलिए, 2015 का क्वेश्चन है कि अगर एसएलआर 50 पॉइंट से कम होता है उसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है। तो भाई शेड्यूल बैंक्स भी अपने रेट कम करेगी। एसएलआर का, सीआरआर का, रेपो रेट का, सबका काम ही यही है कि वो अगर कम हो तो बैंक भी सामने कम करे, वो ज्यादा हो तो बैंक भी सामने ज्यादा करे। ठीक है, अगर नहीं भी आता था ना तो भी ये सब वर्ड इस तरीके से लिखे हुए थे कि आपका हो जाता। यहाँ पे देखो आपको ड्रास्टिकली लिखा है, यहाँ पे भी ड्रास्टिकली लिखा है, यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी 50 पॉइंट कर दिया और ड्रास्टिकली जीडीपी इंक्रीज हो। नो नो, कभी भी नहीं होगा। अभी अभी रिसेंटली ही अपना जो एसआरआर, सॉरी सीआरआर है, वो अपना आरबीआई ने 0.25 कम किया। तो क्या कुछ भी इकोनॉमी में आपको ऐसा दिखा कि जीडीपी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई? नहीं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। बट हाँ, बैंकिंग रेट के ऊपर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। ओके चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। और देखो रिलेटिवली ना, जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं ना वो इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें कनेक्ट करना होता है, वो ध्यान रखिएगा। कोई भी इकोनॉमी के क्वेश्चन हो, होते इजी ही, मतलब बहुत हार्ड नहीं होंगे, कोई कोई हो सकते हैं, बट रिलेटिवली सारे इजी होते हैं। बस आपको कनेक्शन बिठाना होता है कि आपके दिमाग में सब कैलकुलेशन कि हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अभी ना यहाँ पे हम रुकते नहीं, हम क्या करते हैं कि जैसा मैंने बोला था कि भाई हम अगर मेंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो नोट्स या फिर पीवाईक्यू करेंगे। तो यहाँ पे आज हम पीवाईक्यू ले रहे हैं कि देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें पीवाईक्यू प्रिपेयर करने हैं या फिर कैसे करके जाने हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं लिंकेजेस बता दूं कैसे हो रहे हैं। ये देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 23 का है, और ये भी 23 का है। अभी बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, ये वाला देखते हैं। ठीक है, कि भाई 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट हमें कहाँ पे मिलता है, कौन सी कंट्री में मिलता है। बाकी ये सब तो एक्स्ट्रा चीजें थी कि मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ पूछा तो इतना ही था कि 1/4 जो मिलता है, वो 3/4 मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है, दैट्स इट। कहाँ पे मिलता है भाई, तो डीआरसी में मिलता है। पॉसिबल है उधर आपको पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर। ये कहाँ पे वैसे लिखा कहाँ पे हुआ है,
तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। मिनरल और रिसोर्सेज का अपना जो आता है ना, वहां पे बताया गया है, बट ठीक है, पॉसिबल है कि उधर आपको नहीं आता था, डजंट मैटर। फिर भाई दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था यहाँ पे कि कॉन्गो बेसिन का कौन सा पार्ट है, सॉरी कौन सा पार्ट नहीं है, नहीं है क्या, कौन सा पार्ट है। तो अगेन क्या है भाई, यहाँ पे भी क्या था हमारा कॉन्गो, यहाँ पे भी कॉन्गो, हालांकि ये कंट्री है, ये रिवर है, बट दोनों आता है एक ही एरिया में, ठीक है, और दोनों एक ही नाम से है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा हुआ था कि कीवू और इतुरी कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कॉन्गो में मिलता है, डीआरसी में, डीआरसी और रवांडा के एरिया में है। ओके, तो 23 में 3 क्वेश्चन हमें डीआरसी से पूछे गए थे या फिर कॉन्गो से पूछे गए थे, ठीक है। अभी हमारा फर्ज क्या बनता था कि अगर 23 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 24 में एटलीस्ट हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जो कॉन्गो बेसिन है उसको पढ़ के जाए, राइट। अब देखो 24 में ही क्या क्वेश्चन आता है कि कॉन्गो, ये पूछा था कि भाई लार्जेस्ट पीटलैंड कहाँ पे पड़ता है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लार्जेस्ट पीटलैंड कहाँ पे पड़ता है, बस वही पूछा था। आंसर क्या था, कॉन्गो बेसिन। फिर अगेन 24 में दूसरा पूछा जाता है, हालांकि बहुत इनडायरेक्ट था, काफी कम चांसेस थे कि उधर आ जाता हमें, बट फिर भी क्या पूछा जाता है, ये बोनोबो, बोनोबो का मेडागास्कर पूछा है, नहीं, बोनोबो हमें मिलती है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। देखो चांसेस कम थे कि अगर हम डीआरसी पढ़ते तो ये बोनोबो भी हमें पढ़ने में आ जाता, बट स्टिल मेरा बोलने का बस मतलब यही है कि एक ही चीज पूछी गई है। अगर आप डीआरसी एकदम अच्छे से करके जाते, डीआरसी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो चांसेस थे कि हाँ भाई शायद हमें उधर आ जाता। और चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको क्या नहीं आ रहा था। देखो ये तीनों गलत है, ठीक है, ये तीनों गलत है। फिर ये कॉन्गो बता दिया मैंने, यहाँ पे आता है कैमरून हमारा, और ये वाला, तो ये सारे गलत है कि वो इतुरी डीआरसी और रवांडा में होता है, नागोर्नो काराबाख अपना अर्मेनिया और अजरबैजान में है, और खैरसोन और ज़ैपोरिज़िया वो यूक्रेन और रशिया में है। तो अगेन सारे के सारे गलत है। अभी आप बोलोगे ये तो पुराना हो गया, अभी करके क्या जाना है, तो ये देखिए, ये 24 में जितनी भी लोकेशंस पूछी गई है, मतलब जो क्वेश्चंस में थी या फिर उसके आंसर्स में थी, उसको हमें करके जाना है। जैसे कि भाई कोको प्रोड्यूसर्स पूछे थे, जो आंसर था कोट डी आइवरी और घाना, तो हम इसको पढ़ के जाएंगे। अभी देखो वर्ल्ड मैप हमें पढ़ना तो है ही, राइट, दूसरी कंट्रीज भी पढ़ना है, आईआर भी पढ़ना है, तो हम पहले ये पढ़ेंगे जो एटलीस्ट पूछा गया है, ये पढ़ लेंगे, फिर 23 की लोकेशन पढ़ लेंगे, फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 24 की लोकेशन पढ़ेंगे, फिर ये सुमेध पाइपलाइन चलो इनडायरेक्ट है, तो आपको इसको इग्नोर करना है तो कर सकते हो, बट फिर भी ये जो यहाँ पे ये लोकेशन है ना कि पर्शियन गल्फ है, फिर अपना मेडिटेरियन रेड सी है, इसको पढ़ लेना है। फिर रेड सी अगेन देखो, 2 बार रेड सी का क्वेश्चन था 2024 में, तो रेड सी को आपको अगेन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। फिर देखो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट पूछा गया था, अगेन यू कैन इग्नोर इट, बट स्टिल अगर आप सेकंड राउंड में पढ़ना चाहते हो तो इन कंट्रीज को पढ़ सकते हो, इटली को पढ़िए, साउथ कोरिया को और जापान को, क्योंकि ये दोनों आंसर में नहीं थे, हम आंसर में होता है उसी को पढ़ते हैं। फिर कनाडा और यूएस का भी पूछा गया था, तो उसको पूछिए, क्यों, क्योंकि यूएस का दूसरा क्वेश्चन भी था इनडायरेक्टली, और अगेन मैं बोलता हूँ यूएस से या फिर अपना जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना, वो हाई प्रोबेबली रीजन है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा 25 में। फिर भी माउंटेन रेंजेस पढ़नी है तो ये पढ़ लीजिए, फॉल्ट टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ लीजिए, इन शॉर्ट जो जो लोकेशन है वो मैं सारे के सारे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। वेनेजुला पढ़ लीजिए, और भाई दूसरी कौन सी लोकेशन थी, यस देखो ये नहीं थी, कहीं पे भी आंसर में नहीं थी, तो इसको नहीं पढ़ के जाएंगे। फिर फिनलैंड रशिया जर्मनी नॉर्वे था, तो अगेन इस रीजन को पढ़ लेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे देख लेना, जितने भी मैंने मार्कआउट किए हुए हैं क्वेश्चन में जो थे या फिर जो आंसर में थे, वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे जब आईआर पढ़ने की, तो पहले इसको पढ़ेंगे, और मैंने बताया है क्यों पढ़ेंगे, ये हमारे पास प्रूफ है कि भी ऐसा होता है, ठीक है, तो हम चांस नहीं छोड़ेंगे। चलिए अभी हम आज की न्यूज कवर करते हैं, ओके। सबसे पहला है इन्फॉर्मिंग अक्यूज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इन शॉर्ट अगर आप किसी को भी पकड़ रहे हो, पुलिस के लिए है ये, तो वो उनको क्यों पकड़ा है वो बताना बहुत जरूरी हो जाता है, कोई भी अक्यूज हो। क्वेश्चन इज कि क्या हर एक क्राइम में बताना होगा, क्या वो यूएपीए के अंदर क्राइम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो बताना होगा, यस बताना होगा, एज पर पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूएपीए के रजिस्टर्ड है तो भी बताना पड़ेगा। फिर क्या कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि भाई कोई खतरा बतरा आ गया है तो बताना है, तो भी बताना, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाती है कि भाई देश के ऊपर खतरा है कुछ भी, पर अगर आपने अक्यूज को पकड़ा है तो उसे बताना तो पड़ेगा ही क्यों पकड़ा है। ये भी किसमें बताया है, तो प्रबीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इट शुड बी प्रबीर पुरकायस्थ, ठीक है, आई डोंट नो। चलिए
अभी ये किस में बोला था कि भाई बताना जरूरी हो, आप तो देखो कोई भी एक याद रखना है, ठीक है, मतलब एक दो याद रख लो वो काफी होता है जजमेंट। अभी रिसेंटली वेहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी एक्टिविटीज में पुलिस अगर उनको नहीं बताती है, जो भी अक्यूज है उनको, कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, तो अनलॉफुल होगा, ठीक है, आपको बताना मैंडेटरी है। हालांकि ये भी साफ किया है कि इवन व्हेन आपको नहीं बताया जा रहा है, मतलब कोई पकड़ रहा है, बताया नहीं जा रहा है, तो अरेस्ट भले ही इनवैलिड हो जाए कि भाई ये सही नहीं है, अनलॉफुल है, बट इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, ट्रायल जो भी चलेंगे वो सब वैलिड ही रहेंगे। आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे बताया नहीं था तो ये सब इनवैलिड हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आगे देखते हैं ये किसका वायोलेशन है। तो आर्टिकल 21, 22 क्लॉज 1 का ये वायोलेशन है। 21 में क्या बोलते हैं भाई, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, यस हमें पता है। और 22 क्लॉज 1 में बोलते हैं कि भाई कोई भी ग्राउंड है तो उसको कोई अक्यूज है उसके पास राइट है कि वो इमीडिएटली चाहे तो अपने जो भी लॉयर है उनके साथ कंसल्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उनको क्यों अरेस्ट किया गया है वो भी वो जान सकता है। फिर सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस अर्स्टवाइल 50A ऑफ सीआरपीसी वो भी बताता है कि भाई जो भी अक्यूज के पर्सन है या फिर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनके पास भी राइट है कि वो जाने, और उनको बताना भी जरूरी है, ठीक है। फिर बेल अगर उन्हें नहीं बताया जा रहा है, मतलब जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर उसका फॉलोअप नहीं लिया जा रहा है, तो भाई अक्यूज के पास राइट है कि उसको बेल मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ ऐसी भाषा में बताना है जो वो समझ पाए, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। और बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो अक्यूज है उनका साबित करना कि भाई इन्होंने गुनाह किया है, वो किसके ऊपर रहेगा, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर एजेंसी होगी उनके ऊपर रहेगा। बट देयर इज अ कैच, कि समझ लीजिए कि किसी भी शख्स को मैं एनडीपीएस के अगर अंदर पकड़ता हूँ कि नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है, मैं डेट भूल गया हूँ कौन से ईयर है ये। फिर किसी को मैंने अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पकड़ा है, या फिर यूएपीए के अंदर पकड़ा है, या फिर ऐसे ही कोई एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर ऑफिसर है उनके पास ये भाई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है कि आप साबित करके दो इन्होंने क्राइम किया है, बट जो अक्यूज होगा उसको साबित करना होगा कि मैंने क्राइम नहीं किया है। आर यू गेटिंग इट? अभी देखिए शाहरुख खान के बेटे को पकड़ के ले गए थे एनडीपीएस के अंदर, अभी शाहरुख खान के बेटे को वो साबित करना पड़ा कि भाई हाँ मैंने ये क्राइम नहीं किया है। तो मतलब अगर किसी भी शख्स को एनडीपीएस के अंदर पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले ये साबित नहीं करेंगे कि इन्होंने क्राइम किया है, बस वो तो ये बोलेंगे कि भाई हमने इनको अंदर पकड़ा है, इनके पास ड्रग्स था, दैट्स इट। अभी ये साबित करके बताएं कि मेरे पास जो ड्रग्स था वो किसका था, ये था जो भी था। गॉट इट? चलिए, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास था नहीं, बस न्यूज में आपको एक आध बस केस याद रख लीजिए। आई वुड से कि आप ये विहान कुमार याद रखिए एक, और दूसरा ये पंकज बंसल ध्यान रखिए, वो काफी रहेगा। अब ये प्रवीर भी रख सकते हो तो रख सकते हो, आपके ऊपर है, बट दो काफी है। चलिए, फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है वेव एडवाइजरी बोर्ड को। वेव क्या है तो भाई वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, नाम से ही पता चल रहा है ना, ये कोई मूवी या फिर वीडियोस की बात चल रहा है, ऑडियो वीडियो है क्योंकि। सबसे पहले किसका है तो भाई जो भी वेव के अंदर आता है, एंटरटेनमेंट के अंदर आता है, इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। यहाँ पे देख लीजिए क्रिएटिव इकोनॉमी, इसको यूएन सीटैट कैसे डिफाइन करते हैं तो भाई क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एज अ क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल दैट लेवरेज क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। मतलब कि कोई भी समझ लीजिए मैं एडवर्टाइजमेंट ले रहा हूँ, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, वीडियोस, सॉन्ग्स, ऐसा कुछ भी है, ये सब किसके अंदर जाएगा तो क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर जाएगा, क्योंकि क्रिएशन है ना, बंदा क्रिएटिव काम कर रहा है, और इसको हम ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं। ओके ग्रेट है, तो अभी से आप अगर मूवी देख रहे हो तो ध्यान देना आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे जा रहा है, क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर जा रहा है या फिर ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। आगे सिग्निफिकेंस क्या है भाई क्रिएटिव इकोनॉमी का, तो भाई 3% ऑफ जीडीपी है हमारा, फिर 8% जितने वर्किंग पॉपुलेशन उसके साथ जुड़े हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि 5 जेंडर इक्वालिटी, और 8 डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, हालांकि एक्चुअली में नहीं करता है, क्योंकि हमें जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 को देखते हैं तो ये भी डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। डिसेंट वर्क तो है भाई, पर क्या डिसेंट पे है, इक्वल पे है, नहीं है, क्योंकि हीरो हीरोइन में बहुत फर्क होता है। हीरो को भाई 10 करोड़ 15 करोड़ मिल रहा है, हीरोइन को 1-2 करोड़ मिल रहे हैं। अब कोई भी मूवी देख लेना, यूजुअल जो भी फेमस हो। और फिर सॉफ्ट पावर में भी ये हमें काम करता है, ये सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। क्यों? जैसे कि आप खुद देखिए हमारे यहाँ पे जापानीज जो लोग हैं
उनको हम अच्छे मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जापानीज की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है। जापानीज चीज होती है तो हम मानते हैं नहीं यार ये चीज अच्छी होगी, क्योंकि जापानीज के कार्टून हम देख के बड़े हुए हैं। फिर जापानीज बड़े हुए तो हम उनके फोन यूज करने लगे। तो ये सब सॉफ्ट पावर होती है कि अलग अलग जो सॉफ्ट चीजें हैं जैसे कि म्यूजिक, डांस, मूवीज, कल्चरल टाइज, उनके थ्रू एक दूसरी कंट्रीज के टाइज को बढ़ा देना, तो सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर क्या होती है? तो मिलिट्री पावर का यूज करना, मिसाइल, बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयाँ, ये सब हार्ड पावर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? वेव समिट किसके साथ कनेक्टेड है? क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है। और हाँ, दूसरा ही ना ऐसी चीज होती है, वो होती है क्रिएटर्स इकोनॉमी। क्रिएटर्स क्रिएटर्स इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर जो भी ये जो इन्फ्लुएंसर है या फिर फिनफ्लुएंसर्स है, जो इंस्टाग्राम पे हमें या फिर फेसबुक पे देखने को मिलते हैं या फिर यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, जो कोई कंटेंट क्रिएट का काम कर रहे हैं, वो जो भी पैसा कमाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिएटर्स इकोनॉमी। ठीक है, तो क्रिएटिव और क्रिएटर में हल्का सा फर्क है, ध्यान देना। ओके, इनके पास चैलेंजेस क्या क्या है भाई क्रिएटिव के पास? तो भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चैलेंजेस है कि कौन सा फाइन होगा, सॉरी कौन सा फाइल होगा, कौन सा नहीं होगा, डेफिनेशन क्लियरली नहीं डिफाइंड है, मार्केट एक्सेस के बैरियर्स है, यस, और फिर क्वालिफिकेशन डिफिकल्टीज भी हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंटेंजिबल कल्चरल वैल्यूज। चलिए आगे देखते हैं। और ना मुझे बताना, आपको ये जो पीवाईक्यू मैंने बताया वो ज्यादा अच्छा लगा या फिर साथ में मैं नोट्स भी डालूं? देखो नोट्स आज मैंने डाले नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से डालूं, आज के टॉपिक से कुछ लिंक नहीं हो रहा था। बट हम ना ऐसा करेंगे, हाँ वही करते हैं, रोज में एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा 10-15 मिनट का, जो कि सिर्फ नोट्स के साथ कनेक्टेड होगा, और कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी, क्योंकि नोट्स मेरे बहुत हफेजेड पड़े हैं, मैंने कोई सेग्रीगेट किए हुए नहीं है, बहुत हफेजेड है, तो कोई भी जो मुझे दिखेंगे उसके बना देंगे, राइट। बाकी ये पीवाईक्यू रखते हैं, और एक आध कोई आ जाता है जो लिंक हो रहा है तो उसमें नोट्स भी रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर पोटेशियम के बाद, सॉरी पोटाश के बारे में बात की गई है। पोटाश क्या है भाई? तो जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उसमें से एक मेजर कंपोनेंट होता है पोटाश। दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? तो भाई एनपीके। एनपीके स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फोस्फरस एंड पोटेशियम, के फॉर पोटाश। ओके, न्यूज में क्यों था? तो भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम राजस्थान के जो एरिया में है वहां पे माइनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे पोटाश के रिजर्व्स पड़े हुए होंगे। ओके, क्यों जरूरी है माइनिंग? क्योंकि एज पर मिनरल ईयरबुक 2022 इंडिया 100% ऑफ पोटाश को इंपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि 100% ऑफ इंपोर्ट करता है। अभी के लिए हो सकता है सिनेरियो चेंज हो गया हो, क्योंकि हम अगर माइनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज होगा। डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर 89%, मध्य प्रदेश के अंदर 5%, उत्तर प्रदेश के अंदर 4%। ठीक है, पोटास के बारे में देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कम आता है। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमें यूज होता है। ये ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, तो ये रिमूव कर सकता है वाटर की जो हार्डनेस होती है ना उसको। फिर इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसका होता है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? देखो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको डायरेक्टली ऐसा ही पूछा जाएगा कि भाई नीचे से दिए गए में से किस में पोटाश यूज होता है, फिर 1 2 3 4 लिखे हुए होंगे और बताएंगे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। एक में भी आपको डाउट हुआ तो आंसर हमारा गलत। ओके, कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर क्या है पोटाश के? तो भाई सल्फेट ऑफ फॉस्फेट्स हम यूज करते हैं और म्यूरेट्स ऑफ पोटेश यूज करते हैं। ठीक है, म्यूरेट्स ऑफ पोटेश ज्यादा यूज होता है सल्फेट ऑफ पोटेश से ज्यादा। फिर पोटेश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस, यस मोलासेस से हम ले सकते हैं। और ये हमने कहाँ पे बताया गया है? तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर बताया गया है। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है? तो जो भी फार्मर्स को अपने फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, जैसे कि एनपीके, उसके अंदर हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। यही ये स्कीम का पार्ट है, सॉरी पार्ट क्या, एम है। और ये जो पोटास है वो क्रिटिकल मिनरल है अंडर एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। डन है। अभी पोटाश काम करता क्या है भाई? तो देखो अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, टेम्परेचर लो हो गया एकदम ही या फिर इंक्रीज हो गया, तो उसमें रेजिलियंस प्रोवाइड करवाता है। फिर न्यूट्रिएंट की मूवमेंट इजी करता है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, रूट्स को हेल्दी रखता है, प्लांट के अंदर शुगर एंड स्टार्च फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और प्लांट के अंदर वेगोर डेवलप करने में हेल्प करता है। डन है। पोटाश के बारे में आप, हाँ ये तो हम भूल ही गए भाई, इट इज इम्प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। ओके, बट स्टिल आपको पता भी होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है फाओ ने कि कैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का यूज करते हुए हम क्रॉप को देख सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्रॉप में कितना डैमेज हो गया या फिर कैसे डैमेज नहीं हुआ है, कुछ भी देख सकते हैं। फिर सिंथेटिक एपर्चर रडार का यूज करते हुए हम डिजास्टर के बारे में पहले से पता कर सकते हैं
अर्ली वार्निंग हमें मिल सकती है, ठीक है। फिर हम लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं फॉर प्रिसिशन फार्मिंग एंड सोल इरोजन रिस्क। यस, ये ना ये शायद एक कोई गुजरात के फार्मर थे, मुझे याद नहीं है रीजन, वो यूज करते थे और उनका इंटरव्यू आया था अपना बीबीसी के अंदर कि मैं कैसे यूज कर रहा हूँ ये प्रिसिशन फार्मिंग के अंदर, सॉइल इरोजन के अंदर। मैं भूल गया हूँ नाम, बट जरूर भी नहीं है, चलिए। फिर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हम यूज कर सकते हैं अगेन प्रिसिशन पोजिशनिंग ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स में, इंक्रीज यील्ड में और रिड्यूस कॉस्ट में। इन शॉर्ट देखो, आपको कुछ भी आता है ना, कोई भी वर्ड आता है, सैटेलाइट का वर्ड आता है, रडार का यूज आता है, कुछ भी लिख दीजिए उधर कि ये हमें इंक्रीज कर पाएगा यील्ड के अंदर, हमारा सॉइल इरोजन कम कर पाएगा, सब में वो काम आने वाला है क्योंकि टेक्नोलॉजी एक जैसी है। इट इज जस्ट लाइक कि भाई पानी का यूज क्या है, तो पानी भाई नहाने में काम आएगा, कपड़े धोने में काम आएगा, पीने में काम आएगा, वैसे कोई भी लिख दीजिए। अभी पानी के बदले मैं ऐसा सिंपल लिख दूं कि भाई दूध, तो देख दूध भी पीने में काम आएगा, जूस बनाने में काम आएगा, ऐसा ही है सब, कोई भी लिख दीजिए, सारे में काम आने वाली है टेक्नोलॉजी, हर एक में काम आ जाती है। फिर भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे भाई फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन था कि यस 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 नहीं था, क्वेश्चन था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कैसे फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। यस, और हाँ एग्रीकल्चर के ऊपर ना हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल, एक ही नहीं, कई बार तो 2-3 पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाता है। चलिए, अभी टेक्नोलॉजी कैसे काम आ सकती है, चैलेंजेस बताए और अपॉर्चुनिटी बताई है। क्योंकि अपस्ट्रीम में तो भाई एक्सटर्नल सपोर्ट के अंदर जो हमारा रिलायंस है उसको हम कम कर सकते हैं और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आए हैं, जैसे कि बर्ड्स प्रोजेक्ट है। बर्ड्स प्रोजेक्ट क्या है, तो सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया कि हम सब एक दो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं और फिर सब साथ मिलकर उसको यूज करेंगे, सबका है ये, सबका साथ सबका विकास। तो अगर पूछा जाता है तो बर्ड्स प्रोजेक्ट क्या है, तो इंटरनेशनल हमारा इनिशिएटिव है जिसमें सारी कंट्रीज मिलकर सैटेलाइट को लॉन्च करती है और फिर उसका यूज एक साथ करती है, जिसको जब जरूरत पड़े करो यूज। फिर मिड स्ट्रीम में हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का कम डेटा है या फिर लिमिटेड डेटा है, उसको हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ईसा का कोपरनिकस है और नासा का अर्थ डेटा है। ईसा स्टैंड्स फॉर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर भी एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में जो गैप्स है उसको मीट कर सकते हैं बाई जियोग्लैम, ईसा वर्ल्ड सीरियल प्रोग्राम, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। ये क्या आपको याद रखने का जरूरत है? नहीं जरूरत है ना, कुछ भी याद मत रखना, ये वर्ड्स बस याद रख लीजिए, इतना काफी है। बाकी कोपरनिकस के बदले आप जी सेट याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाविक याद रख लोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद रख लो चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज में क्या है कुछ अरे यार खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, ये रहा यार, सॉरी। फिर है होम मिनिस्टर रीअफर्म्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सबसे पहले तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? देखो लेफ्ट विंग है ना जो वर्ड, वो ओरिजिन होता है फ्रांस से। अभी देखो मैं पूरा उसका हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, बट स्टिल ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक सिस्टम चल रही है, XYZ कोई सिस्टम चल रही है, वो राइट है, मतलब उसको हम राइट मानते, छोड़िए, कोई एक सिस्टम चल रही है, ठीक है, ABC सिस्टम चल रही है, जो भी है, उसका कोई ऑपोजिशन आता है और बोलता है कि भाई नहीं यार ये सही नहीं चल रहा है, वी आर अगेंस्ट इट, ठीक है, कोई भी अगेंस्ट, सामने उसका ऑपोजिशन आ जाता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम चल रही थी उसका ऑपोजिशन आ गया। तो ये जो ऑपोजिशन आ रहा है ना एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ, एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ जो ऑपोजिशन है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? राइट विंग। तो लेफ्ट विंग राइट विंग यहां से आता है, ठीक है। फ्रांस में क्या था इन शॉर्ट, छोड़िए वो बताएंगे, बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इन शॉर्ट फ्रांस रिवॉल्यूशन जब हमारा हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से ये ओरिजिन वर्ड आता है हमें। उधर लॉबी हुई थी, उस मतलब एक बड़ा सा होल था, उस होल के अंदर दो ग्रुप बढ़ गए थे, एक बोल रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग चल रहा है इसको चलाना है, एक बोल रहे थे कि भाई एग्जिस्टिंग को नहीं चलाना है। तो जो नहीं वाला है उसको, वो लेफ्ट बाजू बैठे थे, तो तब से निकल गया कि ये जो लेफ्ट बाजू बैठते हैं ना वो एग्जिस्टिंग के खिलाफ होते हैं, तो हो गया हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ओके, इंडिया में इसका ओरिजिन क्या है भाई? तो इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर नक्सलिज्म के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये नक्सलिज्म पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में यूज नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में है पर्टिकुलरली। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम नक्सलिज्म बोलते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडिया। इसकी हमें रूट्स देखने को मिलती है नक्सलबारी विलेज के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ता है। वहां पे 1967 में अपराइजिंग उठी थी कि अभी की जो रूलर्स चल रहे हैं या फिर अभी की जो सिस्टम है हम उसके खिलाफ है और हम उसको ओवरथ्रो कर देंगे। ओवरथ्रो कैसे करेंगे? बाय यूज ऑफ एक्सट्रीम थिंग्स, मतलब कि कोई लड़ाई छेड़ दी, हथियार यूज कर लिए, वायलेंस यूज कर ली, ये सब ऐसे सब करेंगे, उसको ही बोलेंगे एक्सट्रीमिज्म। अगर वो मतलब पीसफुली करते तो वो एक्सट्रीमिज्म नहीं होता। हमारे हिस्ट्री में भी पढ़ने में आता है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट,
तो जो लड़ाई कर रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, और एक्सट्रीमिज्म है। ओके चलिए आगे देखते हैं। दूसरे फिर आगे आगे धीरे धीरे ये फैल गया, और कहाँ पे फैला, तो भाई छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, बहुत सारी जगह पे। अभी देखो इसको हम बोल रहे हैं रेड कॉरिडोर। क्यों रेड कॉरिडोर बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले या फिर नक्सलिज्म वाले ना, वो अपने आप को रेड झंडे में साबित करते हैं। जो माओ का माओइज्म, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और डोंट, बट माओइज्म का ना रेड होता है, रेड उनका फ्लैग होता है, इसलिए ये जहाँ पे भी होता है वहां पे बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा ये रेड कॉरिडोर है, ये रेड एरिया है। तो इसीलिए हमने भी बोल दिया कि हाँ भाई ये जो एरियाज जो अफेक्टेड है वो रेड कॉरिडोर है। आप एक बार ना सर्च कर लेना कि भाई नक्सलिज्म फ्लैग, तो आपको पता चल जाएगा वो रेड फ्लैग आ या फिर ऐसा सब पकड़ लेना कि माओविज्म फ्लैग, माओइज्म उल्टा माओइज्म फ्लैग, या फिर मार्क्सिज्म फ्लैग, ठीक है, हटाइए जो भी सब एक ही है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए हमने क्या क्या भाई किया है, हमने क्या किया है उसके लिए, तो भाई 2013 में 126 डिस्ट्रिक्ट थी जो कि अफेक्टेड थी, अभी वो एकदम कम हो गई है, 38 पे आ गई है। 38 भी बहुत ज्यादा है बट स्टिल काफी इंप्रूव हमने किया है पिछले 10 सालों में। फिर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की हम बात करें, तो वही जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने भी काफी सारों ने सरेंडर किया है, उन सरेंडर 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। जो मारे जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट हमारे सामने लड़ते हुए, हमारे आर्मी पर्सनल्स उनके साथ लड़ते हैं, वो 5 गुना बढ़ गया है। और जो अरेस्ट हो जाते हैं वो 17% जितना बढ़ा है, ठीक है। ये भी देखो ऐसे ही नहीं बढ़ा है, कायदे से। इवन नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में तो हमारे जो होम मिनिस्टर जी थे वो गए थे और हमने नेगोशिएशंस किए थे कि भाई हम आपके लिए भाई पैसा बांटेंगे, थोड़ा सा इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और अगर आप सरेंडर करते हो तो हम आपको विद इन फ्यू ईयर्स माफी भी दे देंगे। इवन किसी को तो सरेंडर करने पे डायरेक्टली माफी दे दी गई, जो उम्र में छोटे थे ऐसा सब, कि भाई आप माफी हो, चलिए आप ऐसे ही घूमिए। तो गवर्नमेंट ने भी काफी स्टेप बैक लिए, तब जाके ये हमें कम देखने को मिला है। हालांकि गवर्नमेंट ने सामने रिटेलिएट भी इसी तरीके से किया है। आप सोचिए जो हम मारते थे वो 5 गुना बढ़ गया है। और आपको लग रहा होगा कि भाई जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में ही दिक्कत है, नहीं, जितने जम्मू कश्मीर में हमारी लड़ाइयाँ होती है ना उससे कहीं ज्यादा ये नक्सलिज्म वाले एरियाज में होती है, पर वो हाईलाइट कम होती है न्यूज में हमारे, क्योंकि न्यूज है भाई, न्यूज वाले वही छापते हैं जो ज्यादा उनका बिकता है। चलिए मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं, तो नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान टू एड्रेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिर समाधान डॉक्ट्रिन हम लेके आए थे, समाधान का यही था कि इन लोगों के साथ हम कुछ नेगोशिएशंस कर लेते हैं और कुछ अच्छे से काम करते हैं। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स भी लेके आए, जैसे कि स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेंडिंग की हमने 3,000 करोड़ जितनी, और ऑपरेशंस भी बहुत सारे चलाइए, मतलब लड़ाइया वाले, कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबंद। अभी देखो इसी के जैसा ना, ये ऑक्टोपस लिखा ना इसलिए मुझे याद है, इसी के जैसा हमारा एक मिशन था, ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस किस लिए था, तो मालदीव्स के लिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे ऑपरेशंस ध्यान रखना है, देखो यूपीएससी ने 24 में ऑपरेशन पूछ लिया था, यूजुअली पूछा नहीं जाता है बट पूछ लिया था, तो बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, दैट्स इट, सामने आएगा आपको याद रह जाएगा। ओके मेजर्स क्या क्या है भाई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने भी पैसा बहुत बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पिछले 10 सालों में। एजुकेशन में हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लाया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और रिहेबिलिटेशन और सरेंडर्स भी किया है एक्सट्रीमिस्ट के साथ। यस ये सब हम कॉमन सेंस बात है, ऊपर भी हमने देख लिया भाई। फिर रिपोर्ट हमारी आई है इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है, कि हमारे एक्सपोर्ट्स ने बाई 2047 350 बिलियन टच करने का हमने एम रखा है, ठीक है, बढ़िया है। देखते हैं सबसे पहले इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, तो भाई हमारे लिए बात कर ले तो हम इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे आता है बाय वॉल्यूम, और 14 आता है बाय वैल्यू, मतलब हम जितना भी फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि दवाइयाँ, इंजेक्शन एक्सेट्रा, उन सब में वॉल्यूम में हम, मतलब क्वांटिटी हमारी 3 नंबर पे है, पर जो वैल्यू है उसका पैसा तो वो 14 नंबर पे आता है ग्लोबली हम। ओके हम टॉप प्रोड्यूसर है इन जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो जो कोई भी बहुत ही ब्रांडेड मेडिसिन मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वही सेम कंटेंट हम किसी फर्स्ट कॉपी तो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, बट हमारी नॉर्मल दवाइयों में मिल जाता है, मतलब वो सिर्फ पैसा ले रहे हैं ब्रांड का, हमारी वो ब्रांड तो नहीं है बट दवाई सेम टू सेम है। जो हम नहीं बोलते हैं कि भाई सेम कंटेंट मिलेगा बट कंपनी अलग है दवाई में, वही ये जेनेरिक ड्रग्स है, ये काफी सस्ते होते हैं इन कंपेयर टू जो ब्रांड वैल्यू है उनकी उससे।
तो भाई टॉप प्रोड्यूसर है हम जेनरिक ड्रग्स के, और 60% ऑफ जितनी वर्ल्ड वैक्सीन की सप्लाई इंडिया प्रोवाइड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है डेटा, ये आपको याद रखना है, नोट्स में डाल देना है अपने। ओके, अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्यों लाई करती है? सबसे पहले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अभी यूएस के बायो सिक्योरिटी एक्ट ने या फिर बायो सिक्योर एक्ट ने चाइना के जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, इनके ऊपर लगा दिया है बैन। या बैन तो नहीं लगाया, कोई कोई दवाई है, मैं नाम भूल गया, हमने थोड़े दिनों पहले देखा था, उनके ऊपर बैन लगा दिया है, और बाकियों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। तो अभी देखो चाइना के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, तो इनका फायदा कौन उठाएगा? इंडिया उठाएगा डेफिनेटली, हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को। ओके, अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते क्या है? तो ऐसे कोई भी ड्रग्स जो कि आपको रिलैक्सेशन फील करवाए, आपका जो भी थोड़ा सा टेंशन हो उसको कम कर दे, ये सब थेरास्यूटिकल ड्रग्स है। ठीक है, ये थेरास्यूटिक इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। इवन जो लोग ड्रग्स लेते हैं कई बार, ठीक है, इसमें भी थेरास्यूटिकल इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको माइंड के बॉडी को सबको रिलैक्स कर देगा। बट कभी कभी ये एक्सेस मात्रा में ले तो वो लोग ड्रग्स की तरीके भी यूज करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोसिमिलर्स। तो भाई बायोसिमिलर क्या होते हैं? वर्ड को तोड़ लीजिए, बायो प्लस सिमिलर। तो भाई ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसको हमने रिसेंबल किया है बाय यूजिंग एक्टिव ड्रग्स। एक्टिव ड्रग्स के एक्टिव ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि भाई ईस्ट, बैक्टीरिया, एनिमल सेल्स का हमने यूज किया है किसी को बनाने में, जो कि सेम मेडिसिन की तरह काम करता है, तो वो हो गया बायोसिमिलर्स। तो इसके अंदर हम भाई ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन में यस, हमारा वैक्सीन भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसमोटिव ट्रेंड्स क्या क्या है फार्मास्यूटिकल्स के लिए? भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी को हमें काम करना है, लोकलाइजेशन इफेक्ट्स बनाने हैं, और डिजिटल इनोवेशन लेके आना है। यस, डिजिटलाइजेशन तो मेन है भाई। फिर रेगुलेटरी स्टैंडर्डाइजेशन को हमें करनी है कि अभी ना बहुत सारी चीजों में रेगुलेटरी अप्रूवल हमें इजी भी करना है और टाइट भी करना है। क्यों? अभी देखो, इजी इतने भी नहीं करने हैं कि हमारी दवाइयाँ एकदम बकवास हो जाए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही हुआ था कि हमारी कोई कंपनी थी बहुत ही फेमस, उनकी कप सिरप का यूज करते हुए अफ्रीका में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। अभी ये अकाउंटेबिलिटी किसकी बनी? क्या वो जो मैन्युफैक्चर था उनको कोई सजा हुई? नहीं, नहीं हुई, कि भाई गलती हो गई हमारे से। बट ये क्यों हुआ है? अभी सोचिए कि हमारे यहाँ पे वो ड्रग्स जो है वो बैन है, कि वही ड्रग्स इंडिया में नहीं आप बेच सकते हो। अभी ये कंपनी को भी पता है ना कि हमारे यहाँ पे बैन लगाया है, तो क्यों लगाया? क्योंकि हमारी दवाई ठीक नहीं है। आप वही बैन वाली दवाई अफ्रीका में बेच रहे हो, आपको मतलब पता है कि ये गलत है, फिर भी आप बेच रहे हो, तो कायदे से तो आपको सजा होनी चाहिए थी। हमारे ने रेगुलेशन को टाइट करना चाहिए था कि भाई ये ठीक नहीं है, बट हमने नहीं किया। यही दिखाता है कि भाई कैसे कंपनीज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए आपकी अथॉरिटी अच्छी होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें रेगुलेशन को अच्छा भी करने की जरूरत है, मतलब इजी भी करने की जरूरत है, ताकि कोई नई कंपनी हो उसके लिए ऐसा ना हो कि वो एक्सपोर्ट कर ही ना पाए या फिर बना ही ना पाए, और जो बड़ी बड़ी कंपनी हो ऐसा ना हो कि उनकी वजह से ऐसे लोग मरते ही रहे। आगे फिर हमें ट्रांजिशन लाना है टू इनोवेशन व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट वैल्यूज, एक्सपर्टीज, प्रोडक्शन एटसेट्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि भाई हाँ, हमारे ड्रग्स की वजह से बहुत सारे लोगों की चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी, ये आपको याद रखना है। आपको अगर एथिक्स का पेपर आएगा ना, वहां पे ये काम आएगा। इवन इसके आपको चैलेंजेस भी लिखने हैं या फिर कुछ बुराइयां भी लिखनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, तो आप इसको लिख सकते हो कि यस, इंडिया ने अभी अभी ये विटनेस किया है। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज भी एकदम इजी है आज ना, न्यूज में कुछ हार्ड है ही नहीं कि जैसे समझाना पड़े मुझे आपको कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो भाई आंगनवाड़ी तो आपको पता ही है, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी की किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। विजन इसका क्या रहता है कि आंगनवाड़ी के थ्रू जो छोटे छोटे बच्चे उधर जाते हैं उनको हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको भी हमें न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, देखिए तो भाई चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स को हम देखते हैं। फिर हमारा एम रहता है रिड्यूस करना मोर्टेलिटी, मोबिलिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, और एज वेल एज जो कैपेबिलिटी ऑफ मदर्स होती है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, उनकी भी न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। यही पोषण 2.0 का पार्ट है। ओके, आगे देखते हैं। फिर भाई बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक। तो भाई पहली बिम्स्टेक की फर्स्ट एवर मीटिंग हुई है यूथ समिट इन गांधीनगर गुजरात बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने इसको होस्ट किया है। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है? तो भाई ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटोरिएट है, और ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। ठीक है, मेंबर्स इसके बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल
और भूटान। अभी आपको मेंबर में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान इसका मेंबर है कि नहीं, तो नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भाई मालदीव इसका मेंबर है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज है ना, उसको ही हम सिर्फ लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई इस एरिया में हमें पीस को प्रमोट करना है, सोशल प्रोग्रेस लेके आनी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेशन करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। 7 फोकस एरियाज है, जैसे कि ट्रेड, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, देखो सिंपल है, एक की बैंकॉक डिक्लेरेशन है, उसका हेडक्वार्टर है, और इसकी कौन सी मेंबर कंट्रीज है, दैट्स इट। फिर देखो यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बताया गया है। क्या होता है ये, मैंने पहले भी वैसे बताया हुआ है। समझ लीजिए कि किसी एक मंथ में, एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है, पिछले मंथ में जनवरी में, ठीक है, जनवरी में किसी बैंक के अंदर जो नेट आउटफ्लो ऑफ कैश है, मतलब कि एग्जांपल समझ लीजिए कि बैंक के अंदर एसबीआई बैंक है, ठीक है, उसमें जनवरी महीने के अंदर 100 रुपए लोगों ने डिपॉजिट करवाई है, और 150 रुपए ये लोग निकाल के गए, ओके, विड्रॉ कर लिए। तो नेट कितना भाई हुआ, कैश इनफ्लो आउटफ्लो नेट देखे तो भाई 50 रुपए का आउटफ्लो हुआ, राइट, कि भाई 50 रुपए निकले हैं, 100 आए थे, 150 गए, तो 50 रुपए टोटल निकले हैं, इसको बोलते हैं हम नेट आउटफ्लो, ठीक है। तो ये जनवरी में हुआ था। अभी हम कंपल्शन डालते हैं कि भाई पिछले 30 दिनों में, मतलब कि जनवरी महीने में, ये हम 30 दिन देखते हैं, मैंने जनवरी बताया, पिछले 30 दिनों में आपके यहाँ से 50 रुपए का नेट आउटफ्लो निकला है, तो अगले महीने के लिए, नेक्स्ट 30 दिनों के लिए आपको ये एक्स्ट्रा 50 रुपए ना अपने साइड में रखने हैं, क्योंकि उससे तो ज्यादा ही आएगा या फिर उतना आ सकता है, ठीक है। तो जितना भी हमारा कैश हो उसका 50 रुपए आपको कैश एक्स्ट्रा रखना है आपके पास, कि अनएक्सपेक्टेड कोई भी डिमांड आ जाती है तो एक्स्ट्रा आपके पास 50 रुपए हो। फिर समझ लीजिए कि अगले महीने ये जो नेट आउटफ्लो है वो 30 रुपए हो जाता है, तो कितना रखना पड़ेगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए, 30 रुपए। फिर उसके अगले 30 दिनों में नेट आउटफ्लो हमारा 80 रुपीज हो जाता है, तो हमें अगेन साइड में कितना रखना पड़ेगा, 80 रुपीज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रुपए हम साइड में रखवाते हैं कि बस कैश आपका मैनेज हो पाए, लिक्विडिटी मैनेज हो पाए उसके लिए, ठीक है। यही है हमारा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, पर ये कवरेज सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों की देखी जाती है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। बेसल नॉर्म क्या है भाई, तो देखो बेसल करके एक जगह है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ती है, ठीक है। वहां पे सब लोग बैंक वाले मिले थे, ग्लोबली सारे जितनी भी बैंक थी वो सारे के सारी मिली थी, और बात कर रही थी यार ये बैंकिंग में बहुत क्राइसिस चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबने मिलकर उस बेसल के अंदर कुछ रूल्स बनाए, कुछ नॉर्म्स बनाए कि बैंक को इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड, वहां पे हम पहली बार मिले, सारी बैंक्स मिली 1988 में, और कुछ टारगेट्स बनाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमें रखना चाहिए, ऐसे बैंक में हमें प्रोविजंस रखने चाहिए कि इतना क्रेडिट के लिए इतना साइड में पैसा रख दो, कुछ बनाए। उसको हमने नाम दिया बेसल नॉर्म्स 1, ठीक है। फिर अगेन वो लोग मिले, अगेन 2004 में मिले, और तभी भी उन्होंने कुछ टारगेट बनाए कि यार पिछले वाले ठीक से चल नहीं रहे हैं, मतलब ठीक से काम आउटपुट निकल नहीं रहा है, और हमें कुछ ट्रिक करने की जरूरत है। तब हमारा निकला बेसल नॉर्म्स 2। अगेन वो मिले 2010 में, और तब हमारा निकला बेसल नॉर्म्स 3। इसीलिए अभी जो हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, बेसल नॉर्म्स 3 फॉलो करते हैं, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमने यूजुअली क्या किया है, इंडिया ने खुद के भी नॉर्म्स बनाए हैं, आरबीआई ने। जो भी बेसल के नॉर्म्स है ना, उसके कुछ प्लस करके हमने बनाया हुआ है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बेसल ने 2% बोला हुआ है ना, तो हमने बोला है कि भाई 2.5 रखना, ताकि उससे अच्छा ही हम परफॉर्म करें। बट क्या इंडिया सारे के सारे बेसल नॉर्म्स को मीट कर पाती है, नहीं, नहीं कर पाती है, ठीक है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसल नॉर्म्स में हमारा बोला गया है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। दूसरे कौन कौन से रेशियो होते हैं, दूसरे रेशियो भी देखते हैं। एक होता है हमारा लेवरेज रेशियो, एक लेवरेज रेशियो। यार पेन मेरी ठीक से नहीं चल रही ना। इसमें हम क्या करते हैं कि बैंक के टोटल एसेट्स होते हैं, वो तो आपको पता है कि बैंक के कुछ ना कुछ एसेट्स हैं, कि उसने कोई लोन दे रखी है, कोई क्रेडिट दे रखा है, वो उसके टोटल एसेट्स हैं, ठीक है। इसके साथ उन्होंने कोई स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं, कोई बॉन्ड होल्ड करके रखे हैं, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं बैंक के एसेट, यस। अभी बैंक के एसेट्स को हमने अलग अलग टीयर में डिवाइड कर दिया है, कि भाई सबसे पहले आता है टीयर 1। टीयर 1 ऐसे एसेट्स है जो कि जल्दी से लिक्विड हो सकते हैं, जल्दी वो यूज कर सकते हैं। फिर आता है एडिशनल टीयर 1, कि टीयर 1 के एक्स्ट्रा में भी टीयर 1 के साथ कोई जुड़े हुए, तो एडिशनल
टीयर 1, फिर उसका आता है टीयर 2, सिर्फ T2 लिख देता हूँ, ठीक है, T2। इन सब को ही मिला के हम बोलते हैं टोटल एसेट, ठीक है, टोटल असेट्स। अभी आप मुझे बताइए, कोई भी बैंक का अगर आपको जानना है कि भाई ये सबसे पावरफुल है, तो आप क्या देख लोगे तो पता चल जाएगा भाई, आप देखोगे कि हाँ भाई इसका टीयर 1 बहुत पावरफुल है, मतलब बैंक पावरफुल है। यस, तो भाई यही होता है लेवरेज रेशियो, कि आप ना सिर्फ क्या देखो, टीयर 1 डिवाइड बाय टोटल असेट्स, टोटल असेट्स। तो ये जितना भी निकलेगा ना, ये आपका निकलेगा लेवरेज रेशियो, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि भाई कोई भी रिस्क आ जाता है तो बैंक के पास उसको मीट करने के लिए बहुत पैसा पड़ा हुआ है, बैंक इज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जिसका भी लेवरेज रेशियो अच्छा, उसका बैंक अच्छा। डन है। चलिए फिर एक और आता है CAR या फिर CRAR, CAR या फिर CRAR, दोनों एक ही, मतलब क्या है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। इन शॉर्ट इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बस हम T1 प्लस T2 कैपिटल लेते हैं, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, और डिवाइड करते हैं जो भी उसके रिस्क वेटेड एसेट है, कि मतलब जिस भी एसेट में रिस्क है, कि समझ लीजिए मैंने कोई लोन दी है, उस लोन को मैं पे नहीं कर रहा हूँ वापस बैंक को, तो वो बैंक का क्या हो जाएगा, रिस्क एसेट हो जाएगा। तो भाई रिस्क वेटेड एसेट डिवाइड बाई T1 प्लस T2, उसको हम लेते हैं तो हमारा आ जाता है CAR या फिर CRAR। ओके, ये भी क्या दिखाता है कि भाई बैंक की कैपेसिटी कितनी है, कि कोई रिस्क आ जाए तो क्या, अगर मैं लोन नहीं भरूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो बैंक का सारा पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रेशियो मैंने बता दिया आपको, लेवरेज रेशियो बताया, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताया, और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बताया। ये लो, ये आखिरी पेज में मैंने लिख भी दिया ताकि आपको कुछ आइडिया रहे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ना आए तो मुझे बता देना, ये प्रॉपर लिख दिया है कि भाई लिक्विडिटी, लेवरेज और CR या फिर CR। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है प्राइवेट मेंबर बिल। क्या होता है प्राइवेट मेंबर, तो कोई भी ऐसा मेंबर, वेदर वो ऑपोजिशन पार्टी का हो या फिर रूलिंग पार्टी का हो, पर वो मिनिस्टर नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्टर न होने का मतलब क्या है, अभी हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री, हर एक मेंबर तो उसका मतलब मिनिस्टर नहीं हो सकता है ना, कोई तो होगा ना जो उसके सपोर्ट में होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, या फिर ऐसे ही नॉर्मल मेंबर होगा, वेदर रूलिंग पार्टी का हो या न हो, कोई मतलब नहीं है। तो बस उस मेंबर को हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट मेंबर ऑपोजिशन के ही हो। ओके, तो जब भी प्राइवेट मेंबर कोई बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। अभी देखो प्राइवेट मेंबर है ना, तो उनके थोड़े प्रिविलेजेस कम है, जैसे कि प्राइवेट मेंबर कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे बिल इंट्रोड्यूस करना है कर दिया, नहीं नहीं, उनको अगर बिल इंट्रोड्यूस करना है कुछ, तो हाउस में पहले 1 मंथ की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई मैं महीने बाद एक बिल इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर लोकसभा में वो कब कर सकता है, तो एवरी फ्राइडे उन्हें मौका मिलता है प्राइवेट मेंबर को, और वो भी कब, लास्ट 2.5 आवर के अंदर, मतलब जो भी हाउस का टाइमिंग है उसके आखिरी 1.5 घंटे में उनको मिलता है कि भाई आप अभी कर लीजिए, अगर करना है तो 1.5 या 2.5 घंटे में मिलता है कि आपको भाई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो कर लीजिए, ठीक है। और राज्यसभा में कब मिलता है, तो अगेन लास्ट के 2.5 आवर्स में ही, बट अल्टरनेट फ्राइडे के दिन, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, आएगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में एवरी फ्राइडे लास्ट 2.5 आवर में प्राइवेट मेंबर को अलाउ किया जाता है बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए, नहीं, राज्यसभा में अल्टरनेट और लोकसभा में एवरी फ्राइडे, ठीक है, अलग अलग है। और कौन होगा, तो कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है युवा, नाम से ही पता चलता है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, ऑथर्स। तो भाई ये जो भी ऑथर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है, 2022 में हम लाए थे, और हमारा एम है कि भाई इंडिया @75 प्रोजेक्ट, आजादी का अमृत महोत्सव, उसके दौरान हम ये लॉन्च किए और बोले कि भाई हम 30 साल के नीचे जो भी आ रहे हैं ऑथर्स, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और बुक लिख पाए, और हमारी बुक का जो कल्चर है वो और बढ़ पाए, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, न्यूज में क्यों था भाई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 41 न्यू बुक्स लॉन्च कर दी है अंडर दिस युवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अभ्युदय,
अभी अनुसूचित जाति है तो डेफिनेटली कौन से मिनिस्ट्री के अंदर होगा, तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर होगा। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर मतलब जितना भी पैसा होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो भी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी करनी है, लिटरेसी को इंकरेज करना है और एनरोलमेंट भी बढ़ाना है, एनरोलमेंट एजुकेशन में बढ़ाना है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो भी आदर्श ग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे। आदर्श ग्राम मतलब जो भी शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस है उसको हम डेवलप करेंगे। फिर हम ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए, और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एजुकेशन और हॉस्टल्स को भी जिधर वो शेड्यूल्ड कास्ट रह रही है। ठीक है, फिर एक है हमारा नेट जरीम कॉरिडोर। नेट जरीम कॉरिडोर कहाँ पे, तो अगेन गाजा वाले एरियाज में है। जो भी कॉरिडोर अभी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो सारे गाजा के ही हैं। ओके और दूसरे कॉरिडोर कौन से जो हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं, तो राफा कॉरिडोर है और फिलाडेल्फी कॉरिडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा बाकी रह गया है, ये वाला मोरांद गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो भाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे टाइगर रिजर्व्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर, तो भाई सतपुरा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरे जो उनकी स्पीशीज है उनके भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा भी इतना भी काफी नहीं है, ये भाई 644 फैमिलीज को डिस्प्लेस कर देगा, फिर 7 लाख जितनी ट्रीज को काट देगा, तो ये पर डेफिनेटली बुरा है, राइट। बट इन शॉर्ट हमें ये कहाँ पे यूज करना है, तो भाई कोई एनवायरमेंट में क्वेश्चन आता है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये आपको टाइगर रिजर्व याद रखना है, सतपुरा और मेलघाट। मैं डाल देता हूँ फोटो, हम जो यूजुअली रोज हमेशा करते हैं ना वही फोटो से करेंगे। और भाई एनटीसीए तो ये किस एक्ट के अंदर ये भी देख लेते हैं। चलो मैं फोटो डाल देता हूँ, एक सेकंड। ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश के एरिया में हम पूछा गया है तो हम मध्य प्रदेश के सारे देखेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र भी था, दोनों को देख लेंगे। चलिए तो भाई अभी के लिए मध्य प्रदेश में मैंने यहाँ पे 9 लिखे हैं, बट एक्चुअली इट इज 8 अभी के लिए। माधव जो है वो बनने के कगार पर है, इसलिए मैंने 9 लिख ही दिया है एडवांस में। चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र के देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में दोनों में कौन सा पड़ता है, तो पेंच पड़ता है, वो दोनों के एरिया में पड़ता है। फिर महाराष्ट्र में दूसरे आते हैं मेलघाट, बोर और तादोबा अंधेरी। बोर जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया के अंदर। तो ये 2-3 बार बस आप याद रख लीजिए, मेलघाट, बोर, तादोबा, अंधेरी। अंधेरी से तो आपको पता चल ही जाएगा वैसे, बाकी 3 याद रखना है, मेलघाट, बोर और पेंच। और हाँ एक और है, सॉरी, एक सह्याद्री भी है। सह्याद्री भी आपको वैसे पता चल जाएगा। सह्याद्री क्यों फेमस है भाई, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। ओके मध्य प्रदेश के देखते हैं, तो भाई कान्हा, फिर रातापानी, माधव और दुर्गा। ये माधव बना नहीं है अभी के लिए, वो इन प्रोसेस है, बट सून बन जाने वाला है। दुर्गा से क्या है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व न्यू है हमारा। फिर भाई संजय गांधी टाइगर रिजर्व, फिर पन्ना टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सॉरी सतकोशिया नहीं, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच और बांधवगढ़। ठीक है, हम याद कैसे रखते हैं इसको, तो भाई कान्हा और राता को राधा बोल देंगे, माधव, दुर्गा, संजय, पन्ना, इन तीनों जोड़ियों को हमने सात पेंच बांधा। ठीक है, चलिए काफी है, तो इतना याद रख लीजिए। फिर भाई एनटीसीए को देख लेते हैं। तो भाई एनटीसीए किसी भी टाइगर रिजर्व को कैसे नोटिफाई कर, सबसे पहले तो एनटीसीए जो है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किस एक्ट के थ्रू बनती है, तो नेशनल टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 थ्रू से बनती है। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगी एनटीसीए को भी ये रिजर्व को डिक्लेयर कर दीजिए, फिर वो एग्जामिन करेंगे एनटीसीए वाले, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को बताएंगे कि हाँ भाई ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो ये मिनिस्ट्री है वो रेकमेंड करेगी स्टेट को कि हाँ भाई आप नोटिफाई कर दीजिए, और आखिर में स्टेट नोटिफाई कर देगी। ठीक है, टाइगर के बारे में देख लें तो भाई 80% जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन से एक्ट के अंदर है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूज है हमारी नामीबिया। नामीबिया को हमें कहीं ध्यान से देखना है, जैसे मैंने बोला था पीवाईक्यू का पार्ट होता है तो हम ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लीजिए लोकेशन, तो भाई हमारा जो साउथ अफ्रीका है उसकी ईस्ट कोस्ट के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे फेमस क्या क्या है, तो जाम्बेजी रिवर निकलती है, ऑरेंज रिवर निकलती है और माशी रिवर भी निकलती है। जाम्बेजी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, इसलिए फेमस है। ये नामीबिया न्यूज में क्यों था, तो भाई जो फाउंडिंग फादर थे नामीबिया के, सैम नुजोमा, उनकी डेथ हो गई है एट एज ऑफ 95, इसलिए न्यूज में था। हमने नामीबिया से जो चित्ता हम लाए थे वो नामीबिया से ही लाए थे। ठीक है, जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना कूनो नेशनल पार्क में, वो नामीबिया के ही थे। चलो देख लेते हैं नामीबिया के लोकेशन। ये देखो सबसे पहले जाम्बेजी,
नामीबिया को देखो हल्का सा ना ये टच करती है जाम्बिजी, बस उतना ही है उसका जाम्बिजी का काम। फिर ऑरेंज रिवर तो पूरा का पूरा नीचे आती है, उसकी नीचे की बॉर्डर में। ओके, तो हम दोनों रिवर को वैसे देख लेते हैं, चलिए। तो भाई ये डीआरसी के एरिया से निकलती है, फिर अंगोला से होते हुए जिम्बाब्वे और अपना जाम्बिया, दोनों से निकलती हुई इंडियन ओशन में मिल जाती है जाम्बेजी रिवर। फिर नीचे ऑरेंज रिवर आता है, तो भाई ये ऑरेंज रिवर हमारे अटलांटिक ओशन में मिल जाती है, अफ्रीका से निकलती है और नामीबिया से होते हुए अटलांटिक में। और फिर लिम्पोपो की बात करें तो देखो अगेन ये साउथ अफ्रीका से निकलती है और हमारी मिल जाती है इंडियन ओशन में। रिवर्स ना ऐसे ही धीरे धीरे ही याद करते हैं, पूरा आप कॉन्टिनेंट बाकी नहीं याद कर पाओगे। चलो अभी नामीबिया के लोकेशन देखते हैं। देखो याद क्या रखना है, ये एक हल्का सा याद रखना, एतोशा। ये एतोशा क्या है, एतोशा पेन, एतोशा पेन, इट इज लेक, ठीक है, लेक। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है, बट इट इज लेक। फिर दूसरा क्या याद रखेंगे हम, दूसरा आप याद रखोगे AUAS, ओश माउंटेन्स, ठीक है। फिर ये फिश रिवर, देखो फिश रिवर यहाँ पे लिखा है, दूसरी जगह पे दूसरा भी नाम है, यू कैन इग्नोर इट, चलेगा, बट ये ओश याद रखना और ये ओतोशा लेक याद रखना। फिर लेफ्ट हैंड बाजू पे हम आते हैं, ये नामीब के लेफ्ट हैंड बाजू, तो हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है, नामीब डेजर्ट, ठीक है, नामीब डेजर्ट। और राइट हैंड बाजू जाते हैं तो ये एरिया में हमें देखने को मिलता है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। फिर अगेन और लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये है स्केलेटन कोस्ट, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा बे देखने को मिलता है, बे ऑफ वाल्वीस। ओके, तो अभी ये को यहाँ पे याद है आपको क्या क्या रखना है। ये आपका हो गया नामीबिया, ठीक है। अभी इस नामीबिया में, एक सेकंड में पेन बदल लेता हूँ, इस नामीबिया में यहाँ पे पड़ता है हमारा एतोशा प्लेन या फिर एतोशा पेन, जो कि एक लेक है, ठीक है, ए तो शा। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर बनाता है जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी। फिर यहाँ पे माउंटेन रेंज पड़ती है हमारी, ये है हमारा ओस माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेजर्ट सॉरी, यहाँ पे पूरा हमारा डेजर्ट आएगा, नामीब डेजर्ट। फिर यहाँ पे हमारा एक और डेजर्ट आएगा, वो है कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी। फिर नीचे की बाजू हम जाए तो हमें रिवर की अगेन बॉर्डर देखने को मिलती है, जो है ऑरेंज रिवर। ना इतना आपको याद रखना है, ये जरूरी है, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज जो कि मैंने बताया था ना कि भाई ये देखो हमने माउंटेन्स क्यों याद रखे, क्योंकि ये देखो माउंटेन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने माउंटेन बताया आपको। लेक तो हमेशा पूछी जाती है, इसलिए मैंने लेक बताई। फिर एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना एक स्पीशीज मिलती है वाइल्ड बीस्ट करके, ये सिर्फ और सिर्फ नामीबिया में देखने को मिलती है, और वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ नामीबिया में है वाइल्ड बीस्ट। ये लेओपोर्ड जैसी थोड़ी सी दिखती है, थोड़ी सी अलग है, इसलिए देखना, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट सिर्फ और सिर्फ नामीबिया में है, तो हम याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना, कहाँ पे गया, ये वाला देख लीजिए, ये रहा कि कौन सी स्पीशीज कहाँ पे मिलती है। अगर नामीबिया से पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए वाइल्ड बीस्ट। दूसरी भी मिलती है अलग अलग, जैसे कि ओरिएक्स, ओरिएक्स स्पीशीज है, ये अपना ये ओरंगुटान, ओरंगुटान नहीं सॉरी, जो एंट ईटर होता है ना उसके जैसी दिखती है। फिर अद्रवाक भी है, ये अलग अलग नाम है थोड़े से, और स्पेशली उधर की ही फेमस है। तो ये वाइल्ड बीस्ट तो देखो याद रखना ही रखना है, इसको बस गो थ्रू कर लिए। ओरिएक्स और अद्रवाक, ये यहाँ पे हमें स्पीशीज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए ये हो गया नामीबिया पूरा का पूरा, इससे ऊपर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और गलती से पूछा जाता है तो मान लेना वो किसी को भी नहीं आने वाला है, ये हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एज पे चल रहे हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और मुझे बताना ये जो मैंने PYQ वाला बताया वो सही है, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ हम चेंजेस कर दें, ठीक है। मैं नोट्स का तो देख रहा हूँ, मुझे आपको बता रहा हूँ ना कि हर रोज में हम काम करेंगे, 10 मिनट की एक वीडियो ला देंगे, सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट के एक नोट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।